जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे और कुछ व्यक्तिगत कारण थे, उसकी वजह से हम लोग वीडियो बनाने में सक्षम नहीं थे। इसकी वजह से आप लोग के सामने हम लोग आ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जो है लगातार हम आपके सामने एक न एक वीडियो के साथ आते रहेंगे। और हम लोगों ने जो है एक टॉपिक उठाया था इतिहास में जो पहला टॉपिक था आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। और इसमें जो है पहला टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया था, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा था। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे जो पहली कंपनी आती है पुर्तगाली, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में जो डच आते हैं, डचों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जो अगली कंपनी आती है अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन लोगों ने हम व्यापार के माध्यम से भारत में प्रवेश किया और फिर एक दिन जो है भारत की राजनीति में इंटरफेयर करते हुए भारत पर राज करना शुरू किया, जिससे हमें फिर बाद में 15 अगस्त 1947 को निजात मिलती है और आखिरकार जो है हम लोग स्वतंत्र घोषित होते हैं। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो को हम लोग जो है अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और जो पहली कंपनी थी पुर्तगाली, उसके बाद में जो डच आता है, डच के बाद में हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की। अंग्रेज वो कंपनी है या ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी थी जो भारत में 1608 में आती है, लेकिन सबसे आखिर में एक तरीके से हमारे ऊपर शासन करने के बाद 15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्र करके यहाँ से जाती है, जिसमें हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने काफ़ी लोगों का बलिदान देने के बाद में हमें ये आज़ादी मिली हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम का शासन चल रहा था और इनका शासन जो है ब्रिटेन के इतिहास में जो है एक स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके समय में जो है व्यापारिक और साम्राज्य के तौर पे हर तरीके से ब्रिटेन का विकास हुआ। ब्रिटेन का एक तरीके से चारों तरफ से विकास हुआ। ब्रिटेन ने जिस क्षेत्र में अपने कदम रखे वहाँ पर उसे सफलता मिली और काफ़ी सारे इनके उपनिवेश थे। उन उपनिवेशों में से हम लोग भी, एक भारत देश के लोग भी शामिल थे। तो इसमें जो है हम आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन होता है ना, ब्रिटेन के कुछ सौदागर मिल करके जो है एक प्रस्ताव बनाते हैं। प्रस्ताव ले करके उस समय जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इनके पास पहुंचते हैं और अपना जो भी प्रस्ताव बनाते हैं वो प्रस्ताव पूरा सुनाते हैं। सुनाने के बाद में वो जो भी चीज़ें थी वो महारानी एलिजाबेथ को पसंद आती हैं और इन्होंने फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की अनुमति दे दी। और फिर इस कंपनी का जो गठन है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसका गठन हो जाता है। गठन होने के बाद में अब ये कंपनी पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापारिक पत्र लेकर के पहुंचती है। पंद्रह वर्षों का पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक अधिकार पत्र लेकर के पहुंचती है। और इस कंपनी ने सबसे पहला अपना अभियान जो है 1601 ईस्वी में शुरू किया था। और ये अभियान इन लोगों ने जो है जब शुरू किया तो सबसे पहले ये लोग कहाँ गए? इंडोनेशिया गए। कहाँ पे गए?
इंडोनेशिया गए और यहाँ से अपना ये लोग व्यापार स्टार्ट करते हैं। यहीं पर ये कई सारी कंपनियों का अपना स्थापना करते हैं। उसके बाद में जो है ये भारत आते हैं। और भारत कब आते हैं? भारत 1608 ईस्वी में आते हैं। 1608 ईस्वी में भारत आते हैं अंग्रेज। और सबसे पहले कहाँ पर? सूरत में, जो भारत का सूरत बंदरगाह है वहाँ पर ये पहुँचते हैं। और यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल पहुँचता है, उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो कर रहा था उस व्यक्ति का नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस नाम था इनका। कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचता है 1608 में। और ये इस समय जो भारत के मुगल बादशाह थे जहांगीर से मिलता है जाकर के। कहां पर? आगरा में। और आगरा में जब जहांगीर से मिलता है तो आगरा से इसके बहुत मतलब जहांगीर से बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, क्योंकि इसको जो है तुर्की और फारसी का अच्छा ज्ञान था। इसकी वजह से इसकी बातचीत जो है जहांगीर से एकदम प्रभावशाली तरीके से हो जाती थी। इसमें भाषा को लेकर के किसी प्रकार का वो नहीं रहता था, जिस कारण की वजह से जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अपने यहाँ पर काम करने को ऑफर किया था, लेकिन ये काम नहीं करता है। और कैप्टन हॉकिंस को ही फिर जहांगीर ने यहाँ पर अपने यहाँ पे 400 रैंक का मनसब प्रदान किया था। रैंक का मनसब प्रदान किया था। इसके अलावा इसने इसे कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। तो इसीलिए इसे कभी कभी कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश खान के नाम से भी पुकारा जाता है। अब ये यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या था? जहांगीर से बातचीत हो ही गई थी। आने का उद्देश्य बताता है कि हमें भारत व्यापार करना है और भारत में हमें व्यापार करने के लिए, कोठी लगाने के लिए हमें एक जगह चाहिए। तो कैप्टन हॉकिंस को जो है फिर जहांगीर ने जो है सूरत में जो है फैक्ट्री लगाने के लिए जगह दे दी। और कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा देता है। लेकिन जल्द ही पुर्तगालियों और डचों के कहने की वजह से जहांगीर ने अपना वो फरमान या वो आदेश निरस्त कर दिया जिसमें कैप्टन हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली थी। इसलिए कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर एक तरीके से अस्थायी फैक्ट्री लगा करके या अस्थायी कोठी बना करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद में जो है अंग्रेजों ने अपनी जो दूसरी फैक्ट्री बनाई थी वो 1611 ईस्वी में बनाया था इन लोगों ने। और ये 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाया था। मसूलीपट्टनम हमारा दोस्तों जो हमारा भारत है उसके पूर्वी तट पर स्थित है। इस जगह पे है मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम हमारा जो है भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी मसूलीपट्टनम में। और यहाँ से लोग व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में जो ये 1608 में यहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई थी, तो इस फैक्ट्री को 1613 में एक स्थायी फैक्ट्री के रूप में बदल दिया जाता है। ये अंग्रेजों की 1611 में जो है सूरत वाली फैक्ट्री क्या हो जाती है? स्थायी फैक्ट्री हो जाती है। अब यहाँ से भी इनका एक पश्चिमी तट पे एक केंद्र हो जाता है। यहाँ से ये लोग व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में 1615 में एक घटना घटती है। 1615 में घटना ये घटती है कि जो ब्रिटेन का उस समय जो शासक था जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो भारत आया था। जो राजदूत था टॉमस रो, ये भारत आता है और जहांगीर से मिलता है। जहांगीर से मिलने के बाद में ये वहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र, व्यापारिक पत्र प्राप्त करने की कोशिश करता है। और लगभग ये जो है जहांगीर के दरबार में 3 साल तक रहता है और मुगल
मेहमान नवाजी का पूरी तरीके से लुत्फ उठाता है और 1618 में टॉमस रो को व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त होते हैं और इसके बाद में ये भारत से वापस चला जाता है। अब यहाँ पर कंपनी के व्यापार स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद में फिर कंपनी एक बड़ा कदम उठाती है पूर्वी तट पर, और पूर्वी तट पर जो है 1632 में ये जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा में कंपनी के लिए शाही फरमान जारी होता है। शाही फरमान नहीं, क्षमा कीजिएगा, सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो गोलकुंडा के नवाब के द्वारा। एक्चुअल में इस शाही फरमान में था क्या कि इसमें गोलकुंडा के नवाब ने ये कहा था कि अगर 500 पाउंड आप हमें वार्षिक देते हैं तो आप गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। और एक तरीके से ये जो फरमान जारी किया गया था मुक्त व्यापार का, वो अंग्रेजों के लिए पहला फरमान था, इसीलिए जो है इसे कंपनी का शाही फरमान कहा जाता है, क्योंकि 500 पाउंड वार्षिक देने के बदले में कंपनी को पूरे गोलकुंडा के बंदरगाहों पर कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। अब इसके बाद में फिर कंपनी और आगे बढ़ती है। 1633 के तकरीबन जो है ये उड़ीसा के पास में बालासोर में ये अपना पहला केंद्र स्थापित कर लेती है उड़ीसा में, और यहाँ से ये व्यापार करना स्टार्ट करती है और यहाँ से भी इनका ठीक ठाक व्यापार चलता है। और उसके बाद में ये फिर बालासोर से धीरे धीरे हरिपुरा की तरफ ये शिफ्ट हो जाते हैं। अब व्यापार का केंद्र ये अपना हरिपुरा को बना लेते हैं, वहां से इनका व्यापार चलने लगता है हरिपुरा से। उसके बाद में आप देखेंगे कि कंपनी जो है 1639 में चंद्रगिरी के शासक से एक छोटा सा जगह पट्टे पे लेती है, और वही जगह जो है बाद में विकसित होकर के मद्रास बन जाता है। चंद्रगिरी से ये जो शासक थे उनसे एक जगह पट्टे पर लेती है, उसका नाम रहता है मद्रास। और मद्रास में ही इन लोगों ने एक किले का निर्माण करवाया था, इसका नाम था सेंट जॉर्ज किला। सेंट जॉर्ज किला। और ये फिर पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र बन जाता है, प्रमुख केंद्र बनेगा। और इस मद्रास की स्थापना का जो श्रेय है एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसका नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे को दिया जाता है। मद्रास का जो भी विकास हुआ, जो भी स्थापना हुई, इसमें योगदान किसका था? फ्रांसिस डे का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये बालासोर हम लोग पहुंच गए थे। बालासोर के बाद में अगर बात करेंगे आगे, तो 1651 में क्या होता है कि ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में जो है एक पहला अंग्रेजी केंद्र बनाया जाता है, एक अंग्रेजी कारखाना कह सकते हो लगाया जाता है। ये इनका पहला केंद्र था यहाँ पर हुगली में, जो बंगाल में लगाया जाता है। और ये किसके नेतृत्व में? ब्रिजमैन के नेतृत्व में लगाया जाता है। उसके बाद में 1651 में ही जो है जो बंगाल का सूबेदार था शाह सुजा को 3000 रुपए वार्षिक देने के बदले कंपनी को जो है बंगाल में करमुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। वो कौन देता है? शाह सुजा से। शाह सुजा से इसे प्राप्त हो जाता है। अब जो है कंपनी जो है धूमधाम के साथ
बंगाल में व्यापार कर रही है बढ़िया से, टैक्स देना नहीं पड़ रहा है, बस कितना देना पड़ रहा है उसको 3000 रुपए प्रति वर्ष। इस व्यापार पे ये अपना काम कर रही है कंपनी। उसके बाद में फिर 1651 के तकरीबन जो है, जो ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है एक पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगोंजा से हो जाता है। और जब कैथरीन ब्रिगोंजा से इनका विवाह होता है ना, तो पुर्तगालियों ने जो है चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई नगर दिया था। और यह घटना 1661 की है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है कैथरीन ब्रिगोंजा से होता है और इसमें इनको जो है बंबई दहेज में दी जाती है। और चार्ल्स द्वितीय बाद में क्या करता है कि इस बंबई एक उस समय निर्जन टापू था, वहां पर कोई लोग, बहुत कम ही लोग रहते थे, तो इस जगह को जो है 10 पाउंड वार्षिक कर पर 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर पर जो है इसने कंपनी को लीज पे दे दिया था। और फिर कंपनी ने जो है इसे विकसित करके बंबई नगर बना दिया। क्या बना दिया? बंबई नगर बना। और इस बंबई नगर की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसका नाम था गेराल्ड ओंगियार को इसका संस्थापक माना जाता है। गेराल्ड ओंगियार जो है बंबई का संस्थापक था। इसने बंबई नगर को स्थापित किया और जो है आज बंबई हमारे भारत के प्रमुख महानगरों में गिना जाता है। तो ये स्थापना का श्रेय गेराल्ड ओंगियार को दिया जाता है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि 1698 के तकरीबन जो है कंपनी क्या करती है, बंगाल में 1200 रुपए वार्षिक देने के बदले वहां के जो सूबेदार थे अजीम उस से 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीद लेती है। 1698 में कंपनी ने क्या किया, 1200 रुपए प्रति वर्ष देने के बदले में 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीद ली। अब इस 3 गांवों की जिम्मेदारी में जो गांव थे वो थे गोविंदपुर, सुतीनाती और कोलिकाता। इन 3 गांवों की जिम्मेदारी इसने खरीद ली कंपनी ने। किसे? अजीम उस शान से। अजीम उस शान से खरीद लिया। अब यही 3 गांव जो है विकसित होकर के क्या बनते हैं, कलकत्ता नगर बनते हैं। यही गांव 3 गांव हैं, विकसित होंगे, विकसित होने के बाद में कलकत्ता नगर बनते हैं, कलकत्ता नगर बन जाते हैं। और इस कलकत्ता नगर की स्थापना का श्रेय जो है जॉब चारनाक को दिया जाता है। मतलब कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चारनाक। और इसी कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम का निर्माण किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। फोर्ट विलियम का निर्माण किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, जो बंगाल में अंग्रेजों का एक शक्ति का प्रमुख केंद्र बनता है। और इस फोर्ट विलियम का जो पहला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वो सर चार्ल्स आयर को। सर चार्ल्स आयर इस फोर्ट विलियम के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये बंगाल में अंग्रेजों का प्रमुख शक्ति का केंद्र बन जाता है। ये बात जो है 1700 के
तकरीबन की, क्योंकि 1700 में ही फोर्ट विलियम का वहां पर निर्माण किया जाता है। इसके बाद में एक जो बड़ी घटना घटती है वो होती है 1715 में, क्षमा कीजिएगा, 1715 में एक अंग्रेज प्रतिनिधि मंडल आता है। अंग्रेज प्रतिनिधि मंडल आता है और इस प्रतिनिधि मंडल में एक हैमिल्टन नाम का डॉक्टर था जो फर्रुखशियर को एक लंबे समय से चले आ रहे रोग से निजात दिलाता है, और जिसकी वजह से फर्रुखशियर जो मुगल बादशाह था खुश होकर के जो है एक फरमान जारी करता है 1717 में, जिसे शाही फरमान कहा जाता है। और इस फरमान में कई सारी रियायतें अंग्रेजों को दी जाती हैं, जिसकी वजह से इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें यह था कि 30,000 रुपए के बदले 30,000 रुपए के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहां पर कंपनी को कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। कंपनी यहां पर जो है पूरी तरीके से कर मुक्त व्यापार कर सकती थी। एक तो फरमान इन्होंने ये जारी किया, दूसरा इन्होंने ये जारी किया कि अगर कंपनी जो है 10,000 रुपए वार्षिक देती है तो उसे सूरत के सभी बंदरगाहों पर कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाएगा। कैसा? कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया सूरत में। इसके अलावा यह हुआ कि जो कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के होंगे ना, वो पूरे मुगल साम्राज्य में वैध होंगे, लीगल माने जाएंगे, वो पूरे मुगल साम्राज्य में कहीं पर भी चलाए जा सकते हैं। ये आदेश भी जारी कर दिया गया द्वारा। मुगल साम्राज्य में वैध होंगे, ये जो है कई सारे इसमें रियायतें मिलती हैं, और इसीलिए जो है इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यहां से जो है कंपनी जो है कई सारे रियायतों के साथ में व्यापार करना स्टार्ट कर देती है। फिर कुछ समय बाद जो है यहाँ पर डेनिस वगैरह भी आ जाते हैं। तो अंग्रेजों के बारे में हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर उसके बाद में डेनिस के बाद में फ्रांसीसियों को खत्म करने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जो अंग्रेजों के बारे में आएगा। तो अंग्रेजों के बारे में अभी तक इतना ही। अब अंग्रेजों के बाद में जो एक कंपनी आती है डेनमार्क के रहने वाले थे जो वो लोग आते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। अगली कंपनी की जो हम बात कर रहे थे वो डेनिस थी, जो डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनिश नाम से पता चल जाएगा कि डेनमार्क के रहने वाले थे। जैसे हम लोग भारत हैं, भारतीय कहलाते हैं, उस तरीके से डेनमार्क के लोग हैं ये, और डेनिस कहलाए। और ये जो है भारत में व्यापार करने आते हैं, और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम पे ये चौथे स्थान पे थे। जैसे कि पहले जो है पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद में डच आए, डच के बाद में आपके अंग्रेज आए, अब अंग्रेज के बाद में डेनिस आ रहे हैं, इसके बाद में फिर आपके फ्रांसीसी आ जाएंगे। ये भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है जो व्यापार करने के उद्देश्य से आती हैं। तो हमारे यहां पर जो डेनिस थे ना, वो 1616 ईस्वी में आते हैं। ये भारत कब आए?
1616 में ये भारत आए और यहां पर इन लोगों ने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। जब व्यापार इनका ठीक ठाक चलने लगा तो फिर इनको लगा कि हमें भी यहाँ पर कोई एक अपना व्यापारिक केंद्र बनाना चाहिए, जहां से हम लोग अपने व्यापार को हैंडल कर सके, जहां से हमारा पूरा प्रबंधन का कार्य हो सके। इसके लिए इन्हें एक जगह की जरूरत थी, तो इसलिए इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में लगाई थी। और ये कहां पर लगाई थी? त्रैंकोबार में। त्रैंकोबार में लगाई थी। और ये त्रैंकोबार तमिलनाडु के एक जिला है तंजौर। तंजौर आपका कहां पे? तमिलनाडु में। वहां पर इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। अगर आप ऐसे मैप पर देखेंगे, आधा ही मैप बना रहे हैं कि आधे से काम चल जाएगा। और ये यहां पर तंजौर है। क्या है? तंजौर। और यहीं पर आपका त्रैंकोबार है। त्रैंकोबार है और यहां पर ये 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री लगा लेते हैं। और ये यहां पर इनका व्यापार का एक पहला केंद्र बन जाता है, जहां से ये अपने पूरी व्यापारिक गतिविधियों को मैनेज कर सकते थे, उनका क्रियान्वयन कर सकते थे। एक इनको जगह मिल गई भारत में व्यापार करने की। इसके बाद में ये फिर पूर्वी तट पे ही ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इनका जो दूसरा केंद्र बनाते हैं, दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं, ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल में अभी तो कह सकते हैं हम सेरामपुर। बंगाल में जगह थी एक सेरामपुर में लगाते हैं। और ये सेरामपुर में 1676 में फैक्ट्री अपनी लगाते हैं। यहाँ इनका दूसरा व्यापारिक केंद्र हो जाता है। लेकिन ये लोग भारतीय व्यापार में बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहां पर अंग्रेजों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। वो प्रभावशाली थे भारत के व्यापार में, जिसकी वजह से जो है डेनिश यहां पर टिक नहीं पाते। और ये भारत में जो है 1745 के तकरीबन अपनी जितनी भी फैक्ट्रियां वगैरह थी वो बेचकर भारत से वापस चले जाते हैं। जितनी भी फैक्ट्रियां होती वो अंग्रेजों के हाथ में बेच देते हैं और बेच करके ये भारत से वापस चले जाते हैं। लगभग आप कह सकते हो कि 1745 में। वापस चले गए। अब बस इनका इतना ही इतिहास रहता है, बहुत ज़्यादा लंबा इतिहास नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में जो अगली व्यापारिक कंपनी आएगी वो फ्रांसीसी आएगी। और भारत में अगर किसी कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर दी थी तो वो फ्रांसीसी कंपनी होगी। और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की सुधार की ज़रूरत है या आपको लगता है कहीं पर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।